आपको भी सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल रेगुलेशन, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में कंफ्यूजन रहता है? क्या आप भी डाउट में रहते हैं कि ये सारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इनमें एमाइटोसिस क्या होता है, मियोसिस किसे कहते हैं, इन सब में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आपको कभी भी सेल डिवीजन में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विद मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो ये जो सेल डिवीजन का टॉपिक है, इसे हम सीरीज में कवर करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और आगे के वीडियोस कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को कवर करने के लिए। ठीक है, तो सेल डिवीजन पढ़ने से पहले मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने सेल को अच्छे से पढ़ा होगा कि सेल क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो सेल साइकिल पढ़ना थोड़ा इजी होगा। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर में अलग से वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, हम सेल मीन्स नॉर्मल सेल। ठीक है, सेल में दो इंपॉर्टेंट चीज अभी हम ध्यान रखेंगे, एक हमारा साइटोप्लाज्म और एक हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, लेकिन हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो ये है हमारा सेल। अब ये बोल रहा है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का क्या मतलब हो रहा है? इसका डिवाइड होना। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और बीच में हमारे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन, ये कहलाता है सेल डिवीजन। आ रही है बात समझ में? अब सेल डिवीजन में क्या चीज होगी? सेल डिवीजन में जो सेल का जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये 2 इक्वल अमाउंट में जो है वो सेपरेट होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तभी 2 चीजें बन पाएंगी। जब सेम अमाउंट में डबल हो जाएंगी चीजें, तो फिर वो 2 सेल का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल हो जा रही है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्रोमोसोम प्लस साइटोप्लाज्म, जब ये दोनों अमाउंट में डबल हो जाते हैं और डिवाइड होना शुरू करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ठीक है, में यही चीजें हैं। बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी अपने अमाउंट में डबल होके वो भी इक्वल अमाउंट में डिवाइड होते हैं, लेकिन जो मेन चीजें है ना, वो साइटोप्लाज्म इसलिए लेते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। तो जब ये डिवाइड होंगे तो उसमें तो सारी चीजें डिवाइड होंगी। ठीक है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, तो इसको हमने अलग से बताया, क्रोमोसोम प्लस साइटोप्लाज्म, ये दोनों अमाउंट में डबल होंगे और डबल होके डिवाइड होंगे, तो उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। आ रही है बात समझ में? अभी ये तो मैं ओवरऑल बता रही हूँ, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स आते हैं। डायरेक्टली सेल डिवाइड तो होती नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं। वो फेजेस को पढ़ना होता है सेल साइकिल के अंतर्गत। अब जो ये सेल डिवाइड हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो ये पुरानी सेल है, इसी से ही 2 नए सेल बनेंगे, है ना। तो ये पेरेंट का काम कर रही है, इसके 2 ये बच्चे हैं, राइट। तो इसको हम कहेंगे पेरेंटल सेल। ठीक है, और पेरेंट सेल से जो 2 नए सेल्स बने हैं, इसे हम कहेंगे डॉटर सेल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? डॉटर सेल, है ना। जब हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं तब उसमें ये लाइन आती है कि जो पुरानी सेल है उसी से 2 नई सेल का निर्माण होता है, और इस तरीके से इनमें एजिंग नहीं आती है और पुरानी सेल का कैरेक्टर नई सेल में वैसे ही हर जनरेशन में पहुंचता रहता है। तो सेल डिवीजन का मेन पर्पस ये होता है। ठीक है, अब जो सेल डिवीजन है क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट सेल डिवीजन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि एक
छोटा ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़ा कब बनेगा, जब उसकी सेल लगातार डिवाइड होती रहेगी, उसमें इलोंगेशन और डिफरेंशिएशन होगा। तो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें इलोंगेशन और डेवलपमेंट का जो काम है ना, वो सेल डिवीजन के द्वारा ही कंप्लीट होता है। बिना सेल डिवीजन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज के बढ़ने के लिए उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट का लगातार डिवीजन होना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। जब वो एक ही रह जाएगी तो कैसे डेवलपमेंट होगी? उसकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए ना। तो वो काम क्या करता है? हमारा सेल डिवीजन करता है। ठीक है, बिना सेल डिवीजन के कोई भी चीज में डेवलपमेंट नहीं आएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं। आ रही है बात समझ में? अब हमारी बॉडी में 3 टाइप की टिश्यूज हैं। ठीक है, कुछ में सेल डिवीजन होता है, किसी में एक टाइम के बाद उसमें वो डिवीजन नहीं होता। तो पहले जो सेल है ना, लेबाइल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लेबाइल सेल है, ये इसके एग्जाम्पल है स्किन, बोन मैरो एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्किन जो हमारी ऊपर की जो ये स्किन है, ये डेड सेल की लेयर्स है, इसके अंदर जो है वो लिविंग सेल्स है जो लगातार डिवाइड होती जाती हैं, और जो डेड सेल है ना, उसकी एक लेयर बनती जाती है। आ रही है बात समझ में? तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। बोन मैरो में भी लगातार डिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो आरबीसीज वगैरह है, जो फॉर्मेशन होता है, वो बोन मैरो से ही होता है। ठीक है, और तो बोन मैरो में और हमारे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, ये सारी जो सेल्स हैं, ये सेल डिवीजन से ही रिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की सेल्स का लगातार डिवीजन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इम्यूनिटी ही नहीं बन पाएगी, कोई काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो वाली सेल है जो कि कंटिन्यूअसली डिवीजन करती रहती है। आ रही बात समझ में? अब सेकेंड टाइप की जो सेल है, स्टेबल सेल, ये एक टाइम पीरियड तक डिवीजन नहीं करती हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तब ये कैपेबल होती है डिवीजन करने के लिए। लाइक हमारी लिवर सेल का अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है ना, तो उसको अगर हम अलग करेंगे तो दोबारा अपने आप को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उसमें सेल डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ही पैंक्रियाज में भी। ठीक है, अब जो ये थर्ड टाइप की सेल है, ये परमानेंट सेल है। जब एक बार इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो दोबारा इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है चूंकि। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेल्स है उसकी एग्जांपल है हार्ट सेल। ठीक है, हार्ट सेल की जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन नहीं करती हैं अपने डेवलपमेंट होने के बाद। ठीक है, मसल सेल्स और नर्व सेल। आ रही है बात समझ में? तो ये 3 टाइप के टिश्यूज जो है ना, सेल जो है ना, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो किसी में सेल डिवीजन होता है, किसी में कुछ टाइम के लिए होता है, और किसी में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सेल डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है हमारी सेल के लिए, हर चीज डिपेंड करता है सेल डिवीजन पे। हमारी ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, हमारे इम्यूनिटी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है सेल डिवीजन पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सेल डिवीजन किस तरीके से होता है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल डिवीजन होता है ना, ये 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है। ठीक है, ये ओवरऑल स्टेप है। ठीक है, ये इसमें ये बताते हैं कि 2 चीजें मेन होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है ना, कैरियोकाइनेसिस, इसमें होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस, साइटो नाम से समझ में आ रहा है साइटो, तो इसमें साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये एक टर्म्स है। ठीक है, जो हम जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना, तो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। जो मेन मोटिव है ना सेल डिवीजन का, मेन फंक्शन, ठीक है, तो उसमें हमने पहले ही बताया था कि 2 चीजों का डिवीजन जो होता है ना, वो मेन माना गया है। बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर सेल डिवीजन को फेज में कन्वर्ट किया गया है। अलग अलग स्टेप्स हैं इसके, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। ये एक ओवरव्यू है, मोटा मोटी बात जो कहते हैं ना कि ये चीजें होती हैं, तो ये मोटा मोटी वाली बात है कि मोटा मोटी देखा जाए तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस में तो डीएनए क्रोमोसोम वाला पार्ट हो गया, और साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट करता है सारे सेल ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स को समझ लीजिए, और न्यूक्लियस में सिर्फ एक न्यूक्लियस। तो इस तरीके से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, और दोनों को एक टर्म दे दिया गया है कि पहला टर्म न्यूक्लियस के लिए कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए साइटोकाइनेसिस। ये एक टर्म है जिसको आपको जानना जरूरी है। तो जो सेल डिवीजन होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है एमाइटोसिस,
दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस। ये सारे टाइप के जो सेल डिवीजन है ना हम पढ़ेंगे और सारे जो सेल डिवीजन के टॉपिक्स है सबको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है ए माइटोसिस। ठीक है, तो ए माइटोसिस को पढ़ने से पहले हम जो सेल साइकिल का जो सर्कल है ना पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे ए माइटोसिस के स्टेप्स। तो अभी तक हमने सेल डिवीजन को समझा, अब हम सेल साइकिल को समझेंगे। तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल में क्या डिफरेंस है? साइकिल क्या होता है? एक राउंड चीज होती है जो जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। ठीक है, मतलब ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं और एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और जहां से शुरू होते हैं वहां पे खत्म होते हैं, इसे हम साइकिल कहते हैं, राइट। और डिवीजन क्या होता है? एक चीज का दो चीज में टूटना। ठीक है, तो सेल साइकिल जो है इसी के अंतर्गत आता है सेल डिवीजन। आ रही है बात समझ में? दोनों एक चीज नहीं है। सेल डिवीजन जो है वो सेल साइकिल का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अब हम जो देखने वाले हैं ना वो सेल साइकिल को देखेंगे, फिर हम एक एक करके तीनों टाइप के सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। तो जो सेल साइकिल है ना वो दो फेज से मिलकर बना है। पहला है अपना इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। ठीक है, अब जो इंटरफेज है ये कुछ सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तीन टाइप के सब स्टेज या फेजेस पाए जाते हैं, जिसमें है G1, S एंड G2। ठीक है, तो ये इसके सब स्टेज हैं, इसे हम लिख देते हैं सब स्टेज भी कहते हैं। और जो एम फेज है इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, ये वो फेज है जिसमें जो है सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो जो सेल साइकिल है ना तो इसमें सेल जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो इंटरफेज में बिताती है। ठीक है, और थोड़ा सा समय वो एम फेज में रहती है। ठीक है, इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम खाना बनाने के लिए ज्यादातर टाइम हम खाना बनाने की तैयारी में बिताते हैं और खाना हम मिनटों में खा लेते हैं, राइट। हम खाना बनाने के लिए घंटों वेस्ट करते हैं और खाना खाने में मिनटों में हम खा लेते हैं। ठीक है, मान लो 2 घंटे लगे हमें खाना बनाने में, शुरू से लेके बनाने तक की तैयारी करने में, और खाने में हमने सिर्फ 10 मिनट लगाए। ठीक है, तो सेल साइकिल का भी जो टाइम है ना कुछ इसी तरीके से है कि डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो है उसमें ज्यादा टाइम लगाती है सेल। तो जो प्रिपरेशन की जो टाइम है ना वही कहलाता है अपना इंटरफेज। इसको पहले समझा जाता है कि इस फेज में पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो इंटरफेज है ना सेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज यही है, क्योंकि इसी में सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए। अगर ये अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगा तो डिवीजन कैसे होगा? पहले ये समझा जाता था कि ये रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल कोई काम नहीं करता है, लेकिन जब बाद में रिसर्च से पता चला कि जो इंटरफेज है ना यही वो इम्पोर्टेंट फेज है जिसमें सेल क्या करता है अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है, टीलोफेज के बाद जो इंटरफेज है ना ये रेस्टिंग पीरियड है जिसमें सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि मैं दोबारा सेल डिवाइड कर सकूं। अपनी जो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स और जो भी रॉ मटेरियल होता है ना प्रोटीन और लिपिड्स, ये सारी चीजों को आरएनए डीएनए ये सारी चीजों के अमाउंट में जो है वो बढ़ाता है ताकि जब सेल डिवीजन हो तो उसके पास प्रॉपर अमाउंट में मटेरियल हो कि वो 2 सेल में डिवाइड हो सके। आ रही है बात समझ में? और ये वो फेज है जिसमें तुरंत ही सारी चीजें तो अवेलेबल है, बस सेल को डिवाइड होना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया जो सेल है उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेल इंटरफेज में बिताता है। ठीक है, ये है हमारा इंटरफेज जिसमें इंटरफेज को हमने 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो ये है हमारा G1 फेज। ठीक है, और ये हमारा S फेज और ये हमारा रहेगा G2 फेज और ये रहेगा M फेज। तो कुछ इस तरह का रेशियो होता है सेल साइकिल में। अब हम देखते हैं कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है और M फेज में क्या होता है। G1 फेज होता है ना ये रॉ मटेरियल इकट्ठा करने वाला फेज होता है। मतलब मान लो घर के ये 4 सदस्य हैं जिसमें जो ये बंदा है ये काम करता है बाहर से सब्जी भाजी लाने का। ठीक है, ये रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं, प्री
डीएनए सिंथेसिस फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए के सिंथेसिस के लिए सारे रॉ मटेरियल इकट्ठा होते हैं। इसमें आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारी चीजें को कलेक्ट किया जाता है। डीएनए के साइज में थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है, साइज में इंक्रीजमेंट देखी जा सकती है। तो कुल मिला के जो जीवन फेज है ना, इसमें सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो इकट्ठा होते हैं, नाइट्रोजनस बेस इकट्ठा होते हैं, ठीक है। ये सारे रॉ मटेरियल जितना भी इस्तेमाल होना चाहिए सेल डिवीजन के लिए, जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें जीवन फेज में इकट्ठा कर ली जाती है। तो अब ये जीवन के बाद वाला ये फेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या सब्जी भाजी इकट्ठा हो गई। अब ये क्या काम कर रहा है, ये कुकिंग करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये कुकिंग करेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, डीएनए मिल जाएगी, ठीक है। डीएनए बनने के बाद हमें मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात कि इसने हमारे पास सारे रॉ मटेरियल इकट्ठा करके दे दिए है डीएनए को बनाने के लिए। जो इस फेज में डीएनए बनेगा, डीएनए रेप्लिकेट्स होंगे, ठीक है। जो डीएनए हमारे पास 2n डीएनए था वो अब 4n डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया सामान डीएनए के डबल होने के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। और एस फेज क्या करता है, वो फेज है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। साथ ही इस फेज में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो है वो सिंथेसिस होता है, ठीक है, एस फेज में। अब हम बात करते हैं G2 फेज की। G2 को पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ये प्री डीएनए सिंथेसिस फेज था। अब ये जो है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो चुका है और उसके बाद वाला ये फेज है। अब दिमाग लगाइए कि अब क्या रह गया, हमारे पास डीएनए का सिंथेसिस हो चुका है। अब बचा है, हमने क्या बताया था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब साइटोकाइनेसिस की बारी आई। साइटोप्लाज्म में जो जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो सबकी संख्या अब दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि सेल अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे G2 फेज में जितने भी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स है वो सब अब डिवाइड होने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब सेल जो है अब बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो G2 फेज में क्या होता है, सेल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है सेल डिवीजन के लिए। अब G2 फेज के बाद आता है M फेज। तो ये वो फेज है जहां पे सेल डिवाइड हो जाता है और फिर दो डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पुरानी सेल से दो नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है एम फेज में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो छूट रहा है, चेक पॉइंट्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एक चेक पॉइंट जो होता है वो G1 के पास होता है और एक चेक पॉइंट जो है वो G2 के पास होता है। अब आप देखो कि ये दो चेक पॉइंट G1 और G2 के पास ही क्यों है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये चेक पॉइंट ये डिसाइड करता है कि आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करना है या यहीं पे बस करना है, ठीक है। और ये दो फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G1 जहाँ पे सेल अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पे ये डिसीजन लेता है चेक पॉइंट की अब हमें आगे की फेज में एंटर करना है या नहीं, मतलब सेल में डिवीजन होना है या नहीं। ये घर के मुखिया जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि आगे जो है वो काम करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो सेल जो है वो G0 फेज में चला जाता है जहां पे सेल का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। G0 फेज में चला जाता है जहां पे सेल का डिवीजन नहीं होना है। ये डिसाइड करता है, ये चेक पॉइंट डिसाइड करता है। इस चेक पॉइंट को हम G1S चेक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि सेल का डिवीजन होना है या नहीं होना है, ठीक है। अब जो दूसरे बाबा जी हैं जो G2 के पास है, यहाँ पे ये डिसीजन लेते हैं कि सेल को डिवाइड करना है कि नहीं करना है। सेल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है डिवीजन के लिए, तो ये डिसाइड करते हैं कि सेल का डिवीजन होना है या नहीं। और इस चेक पॉइंट को हम कहते हैं G2M चेक पॉइंट,
ये डिसाइड करते हैं कि इसमें माइटोसिस होनी है या नहीं होनी है। ठीक है, तो ये है हमारा सेल साइकिल। ठीक है, आपको मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, जितना आसानी से आराम से समझेंगे आप उतना ही इजी और सिंपल लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है और कुछ नहीं है। आई होप अभी तक का मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, सिंपल लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है, अच्छा लगता है समझना और चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। आपने लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छा काम करूं और ढेर सारे वीडियोस बनाऊं। आगे के वीडियोस में हम इसी टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली टॉपिक बहुत बड़ा है, एक वीडियो में तो होगा नहीं, तो आगे के वीडियो में हम एमाइटोसिस और माइटोसिस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे एट होम।